बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इंटरनेशनल रिलेशंस के लेक्चर में आप सबको वेलकम मेरी तरफ से। आज के लेक्चर का हमारा एजेंडा है न्यू लिबरलिज़म और न्यू रियलिज़म की थीरीज़ को डिस्कस करना। हमने पिछले लेक्चर में लिबरलिज़म को देखा डिटेल में, फिर हमने रियलिज़म को देखा और थोड़ा बहुत उनके दरमियान कंपैरिजन ड्रॉ करने की कोशिश की। आज हम थोड़ा बहुत मज़ीद डिस्कस करते हैं इनके कंपैरिजन को, लिबरलिज़म और रियलिज़म की जो थीरीज़ थी। इन केस अगर पेपर में आ जाता है आपको क्वेश्चन के कंपैरिजन करो रियलिज़म और लिबरलिज़म को, तो आप लोग के पास उसका आंसर हो। मुझे उम्मीद है कि लास्ट लेक्चर में कुछ ना कुछ आप लोग को आइडिया हो गया है कि क्या क्या फ़र्क है दोनों थ्योरीज़ का आपस में। जब हमने लिबरलिज़म के फीचर्स को स्टार्ट किया था, तो जो हमारा पहला पॉइंट था वो यही था कि द थ्योरी ऑफ लिबरलिज़म इज़ एंटीथेसिस टू द थ्योरी ऑफ रियलिज़म। और जब हमने रियलिज़म के फीचर्स को डिस्कस किया था, तब भी हमारा पहला पॉइंट यही था कि द थ्योरी ऑफ रियलिज़म इज़ एंटीथेसिस टू द थ्योरी ऑफ लिबरलिज़म, यानी कि ये दोनों थ्योरीज़ आपस में एक दूसरे की अपोजिट हैं। तो अभी हम इस स्लाइड में देखते हैं थोड़ा बहुत कंपैरिजन, कुछ हम लोग जनरली डिस्कस करेंगे इनका कंपैरिजन। अच्छा, जो लिबरलिज़म था उनका जो पॉइंट था वो ये था कि ह्यूमन नेचर इज़ पीस लविंग एंड गुड। जो इंसान की नेचर है वो अमन पसंद है और एक अच्छी नेचर है। एक बड़ा पॉजिटिव व्यू इन्होंने ह्यूमन नेचर के बारे में दिया था। और इस तरह ही इनका ये मानना था कि जो एक रियासत होती है, एक स्टेट होती है, उसकी भी नेचर पीस लविंग होती है और गुड नेचर होती है। जबकि जो रियलिज़म वाले थे उनका मानना था कि ह्यूमन नेचर इज़ एग्रेसिव एंड सेल्फिश। यहाँ पर रियलिज़म वालों ने एक नेगेटिव एस्पेक्ट बताया है ह्यूमन नेचर के बारे में, कि जो इंसान की नेचर है ये सेल्फिश होती है और एग्रेसिव होती है, और इनका मकसद होता है जस्ट अपने इंटरेस्ट को अचीव करना। जो इनके गोल्स होते हैं उनको बस अचीव करना, ये इनका असल मोटिव होता है इंसानों का। इसी तरह इन्होंने रिलेट किया है ह्यूमन नेचर को स्टेट की नेचर के साथ। जो रियलिज़म वाले थे उनका मानना था जो स्टेट होती है, एक रियासत है, उसकी नेचर भी एग्रेसिव भी है और सेल्फिश होती है। दे जस्ट वॉन्ट टू अचीव देयर नेशनल इंटरेस्ट, दैट्स ऑल। अगर वो किसी किस्म का किसी कंट्री के साथ रिलेशनशिप बनाते हैं तो उसमें भी उनका मकसद यही होगा कि अपने नेशनल इंटरेस्ट को अचीव करना। इसी तरह जो नेक्स्ट पॉइंट था वो ये था कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, हार्मनी ऑफ इंटरेस्ट। जो लिबरलिज्म वालों का कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क था वो ये था कि हार्मनी ऑफ इंटरेस्ट मतलब कॉमन इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट कॉमन से क्या मुराद है कि हर स्टेट चाहती है कि पीस को हमने अचीव करना है एट एनी कॉस्ट। वेयर एज जो रियलिज्म वाले थे उनका जो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क था वो था कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। इससे मुराद है कि हर स्टेट के अपने इंटरेस्ट हैं, यानी कि स्टेट्स के इंटरेस्ट के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट पाया जाता है। हर स्टेट चाहती है उसने नेशनल इंटरेस्ट अपना अचीव करना है। अच्छा, जो मेन पॉइंट था लिबरलिज्म की थ्योरी का वो ये था मेंटेन पीस। उनका जो असल मकसद था वो ये था कि पीस को मेंटेन करना है हमने और पीस को प्रमोट करना है चाहे जो कुछ भी हो जाए। और पीस को कैसे प्रमोट किया जाएगा या पीस को कैसे मेंटेन किया जाएगा, उसके लिए उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म की सजेशंस दी थी। सबसे पहली सजेशन ये थी कि डेमोक्रेसी को इंट्रोड्यूस करो। जिन कंट्रीज़ में डेमोक्रेसी नहीं है या फिर जिन कंट्रीज़ में डिक्टेटरशिप है या टोटलिटेरियन टाइप की गवर्नमेंट है या फिर वहाँ पे कोई मोनार्की सिस्टम है, किंग या क्वीन का सिस्टम है, तो वहाँ पे डेमोक्रेसी को इंट्रोड्यूस कर लो। इसके अलावा लिबरलिज्म वालों ने कहा था कि राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात की थी। मतलब जो रियासत के अंदर कुछ ग्रुप है या फिर कुछ कौमें ऐसी हैं जो कि आज़ादी चाहती हैं और आज़ादी की तहरीकें चला रही हैं, उन्हें उनका राइट तो उन्हें आज़ादी दे दो ताकि वो वायलेंस क्रिएट ना करें, क्योंकि अगर जब वायलेंस क्रिएट होगा तो पीस डिस्टर्ब हो जाएगा। तो क्योंकि ये लोग चाहते थे पीस को हमने हर हाल में मेंटेन करना है, तो इस वजह से ये कहते थे राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन होनी चाहिए। इसके अलावा इन्होंने कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम की बात की थी
कि अगर कोई पावरफुल स्टेट किसी वीक स्टेट पे अटैक करती है तो वीक स्टेट्स जितनी भी हैं वो आपस में मिल जाएं और उस पावरफुल स्टेट के अगेंस्ट खड़ी हो जाएं, ताकि वो पावरफुल स्टेट उन पे अटैक ना कर सकें। इसके अलावा उन्होंने जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में सजेशंस दी थी कि इदारे बनने चाहिए इंटरनेशनल लेवल पे जो पीस को प्रमोट करें। और ओपन डिप्लोमेसी के बारे में लिबरलिज्म वालों ने काफ़ी सजेशंस दी थी कि अगर सीक्रेट डिप्लोमेसी होगी तो दुनिया जो है वो जंग की तरफ चली जाएगी। तो इसके अगेंस्ट उन्होंने कहा था कि जब भी कंट्रीज़ आपस में रिलेशनशिप बिल्ड करें या किसी किस्म के एग्रीमेंट साइन करें तो दे शुड बी ओपन, उस वो दुनिया के सामने आने चाहिए। और फिर इन्होंने फ्री ट्रेड की बात की थी कि जब फ्री ट्रेड होगी तो कंट्रीज़ स्टेट्स आपस में क्लोज होंगी। तो ये सारी सजेशंस दी थी लिबरलिज्म वालों ने, क्योंकि इनका जो एम है टू अचीव पीस, हमने अमन को अचीव करना है और अमन को प्रमोट करना है, ये लिबरलिज्म कहते थे। अब रियलिज्म के बारे में देखते हैं। जो रियलिज्म थे वाले थे उनका जो मेन पॉइंट था वो था स्टेट इज़ अ की एक्टर, जो रियासत है वो बहुत अहम है। और इन लोगों ने जो ज़्यादा फोकस किया था वो मिलिट्री पावर पे फोकस किया था। इनका मानना था कि मिलिट्री पावर को इंक्रीज़ जब आप करोगे, कोई भी रियासत जब भी अपनी मिलिट्री पावर इंक्रीज़ करेगी तो ऑटोमेटिकली जंग से बचा जाएगा। यहाँ पे हमने हेंस मॉर्गेंथो की एक स्टेटमेंट को डिस्कस किया था, जिसके मुताबिक हेंस मॉर्गेंथो कहते हैं कि पावर इज़ द ओनली सोर्स टू कंट्रोल ऑल द वायलेंस एक्ट एंड इस्टेब्लिश पीस। मतलब पावर ही एक ऐसी चीज़ है जिससे आप वायलेंस एक्ट को कंट्रोल कर सकते हो और पीस को इस्टेब्लिश कर सकते हो। इन लोगों का ये मानना था जो पावरफुल स्टेट है, मतलब जिन स्टेट्स के पास मिलिट्री पावर है, वो ही ज़्यादा बेटर होंगी और ज़्यादा अरसे तक एज़ कम्पेयर टू वीक स्टेट वो सस्टेन कर पाएंगी। इसके अलावा ये लोग कहते थे कि सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए स्टेट को अपनी जो पावर है वो उसे लाजमी तौर पे इंक्रीज़ करना चाहिए ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। और ये लोग कहते थे कि इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये एक टेम्पररी हैं, ठीक है, अगर स्टेट्स इन्हें रिकग्नाइज़ करती है, इन्हें मानती हैं, तभी इनका वजूद है, अदरवाइज़ इनका कोई वजूद नहीं है। तो अगर आपने जंगों से बचना है तो एक ही इसका तरीका है, वो ये है कि अपनी मिलिट्री पावर को इंक्रीज़ करो। फिर इन्होंने बताया था कि जो इंटरनेशनल सिस्टम है वहाँ पे एनार्की है, मतलब डिसऑर्डर है या इंस्टेबिलिटी है, वो उसकी वजह यह है कोई सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है। अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट होती तो स्टेट्स को आपस में इनके रिलेशंस को अच्छे तरीके से वो किसी रेगुलेशन के तहत चलाती। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है इस वजह से डिस्टर्बेंस है, कोई भी पावरफुल स्टेट है वो कभी भी वीक स्टेट पे अटैक कर सकती है। तो इसका हल यही है कि वीक स्टेट को चाहिए कि वो अपनी मिलिट्री पावर को इंक्रीज़ करे। और वो कैसे इंक्रीज़ करेगी, उसे खुद करनी पड़ेगी, सेल्फ हेल्प सिस्टम के तहत करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर वो सर्वाइवल भी चाहता है और अपनी सिक्योरिटी चाहता है वो वीक स्टेट, तो उसे हर हाल में अपनी मिलिट्री पावर इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, और कोई तरीका नहीं है। इसी के साथ इन्होंने बोला था जब एक स्टेट अपनी मिलिट्री पावर को इंक्रीज़ करती है तो साथ साथ वो अपनी रैशनल पावर यूज़ करती है, क्योंकि उसे पता है कि कल को कोई भी स्टेट उस पे अटैक करने से पहले सोचेगी कि इस स्टेट पे अटैक करना डिफ़िकल्ट है क्योंकि ये ऑलरेडी मिलिट्री वाइज काफ़ी पावरफुल है। तो इस तरह वो दूसरी स्टेट का बिहेवियर ऑटोमेटिकली चेंज कर लेगी। इन शॉर्ट ये कहा जा सकता है रियलिज्म वालों का मानना था मिलिट्री पावर को इंक्रीज़ करने से जो वार के चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं और जो पीस है वो ऑटोमेटिकली मेंटेन हो जाता है। तो आप कह सकते हो जो मेन एम था लिबरलिज्म वालों का वो ये था अचीव पीस एट एनी केस, वेयर एज जो रियलिज्म वाले थे उनका जो मेन एम था वो ये था अवॉइड वॉर, जंगों से बचना है। और जंगों से कैसे बचना है, अपनी मिलिट्री पावर को इंक्रीज़ करके। और ये कहते थे कि अगर हम जंगों से बचेंगे तो ऑटोमेटिकली पीस आ जाएगा। तो ये मेन कंपैरिजन था लिबरलिज्म और रियलिज्म का। कुछ पॉइंट्स यहाँ पे स्लाइड में आपको शो हो रहे हैं, कुछ मैंने आपको ज़ुबानी बताए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जो मैंने बोले हैं वो आपने अपने पास लिख लिए होंगे। और अगर डिटेल में आपने इसे पढ़ना है तो आप पिछले लेक्चर को एक बार दोबारा से सुन लें। अब हम जाते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जो कि हम लोग स्टार्ट पहले करेंगे न्यू रियलिज्म से। अच्छा, न्यू रियलिज्म को आप लोग ऐसे समझ लो कि फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी आप कह सकते हो कि रियलिज्म का थोड़ा सा एडवांस वर्जन है न्यू रियलिज्म।
तो पहली बुलेट देखते हैं, इट इज़ अ बिहेवियरल अप्रोच इन इंटरनेशनल रिलेशंस। जो हमने पहली दो थीरीज पढ़ी थी, रियलिज्म और लिबरलिज्म, वो साइंटिफिक अप्रोच थी इंटरनेशनल रिलेशंस में। हेयर स्टेट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट एक्टर। जो रियलिज्म वाले थे वो कहते थे कि स्टेट एक इम्पॉर्टेंट एक्टर है। जो न्यू रियलिज्म वाले हैं वो भी कहते हैं स्टेट एक अहम एक्टर है, इम्पॉर्टेंट एक्टर है। अच्छा, न्यू रियलिज्म की आइडियोलॉजी को समझने के लिए तीन डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं जिन्हें समझना ज़रूरी है। ठीक है, हम लोग वन बाय वन तीनों को डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, जो फर्स्ट वन है वो है स्ट्रक्चरल रियलिज्म, सेकंड वन है मॉडर्न रियलिज्म, एंड थर्ड वन है हमारे पास सिक्योरिटी स्टडीज़। हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चरल रियलिज्म से। अच्छा, स्ट्रक्चरल रियलिज्म का जो पहला पॉइंट है वो है यूनिट वर्सेस स्ट्रक्चर। केनेथ वॉल्ट wrote a book called Theory of International Politics in 1979। केनेथ वॉल्ट एक इंटरनेशनल रिलेशंस का एक मशहूर फ़िलासफ़र है। इसने किताब लिखी थी थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, और उसने उस किताब में ये चीज़ बताई थी, टू अंडरस्टैंड न्यू रियलिज़म वी नीड टू कंपेयर इट रियलिज़म। अगर हमने न्यू रियलिज़म की थ्योरी को अंडरस्टैंड करना है तो हमें इसे रियलिज़म की थ्योरी के साथ कंपेयर करना होगा। अच्छा जी, ये अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि रियलिज़म में यूनिट बेस्ड स्टडी है। यूनिट बेस्ड स्टडी से मुराद ये है कि सपोज अमेरिका ने अपनी मिलिट्री इंक्रीज़ कर ली, इतने नए टैंक्स ले आए, इतनी न्यूक्लियर एडवांसमेंट कर ली, और साथ में देखने को मिला कि चाइना ने भी अपनी मिलिट्री इंक्रीज़ कर ली, न्यूक्लियर एडवांसमेंट कर ली, तो इसे कहते हैं यूनिट बेस्ड स्टडी। तो जो न्यू रियलिज़म है वो कहते थे कि जो रियलिज़म है वो यूनिट बेस्ड स्टडी है, ये यूनिवर्सल अप्रोच नहीं है। इसी वजह से जो फोकस होना चाहिए वो स्ट्रक्चरल बेस्ड स्टडी पे होना चाहिए, मतलब यूनिवर्सल अप्रोच पे होना चाहिए। ये मानना था न्यू रियलिज्म वालों का। अब इसकी एग्जांपल दी गई है पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से। 14 मई 1998 को इंडिया ने डिक्लेयर कर दिया था कि इंडिया एक न्यूक्लियर स्टेट है, ऑफिशियली डिक्लेयर हो गया था। और जब ये हुआ था तो आपने बैलेंस ऑफ पावर वाले टॉपिक में देखा था कि जो पावर का बैलेंस था वो शिफ्ट हो गया था इंडिया की तरफ। तो बेसिकली आप कह सकते हो कि मिलिट्री एस्पेक्ट के लिहाज से इंडिया इम्प्रूव हो गया था। तो सून 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया और डिक्लेयर किया दुनिया को कि पाकिस्तान भी एक न्यूक्लियर स्टेट है। तो एज़ पर रियलिज़म ये यूनिट बेस्ड स्टडी है। ठीक है, इंडिया ने अपनी मिलिट्री पावर इम्प्रूव की, तो उसके बदले में पाकिस्तान ने भी सेल्फ हेल्प के ज़रिए अपनी मिलिट्री पावर इम्प्रूव की। यहाँ तक रियलिज़म वाले कहते हैं। लेकिन एक ऐसा भी केस है, नॉर्थ कोरिया ने 2006 को अपने न्यूक्लियर टेस्ट किए और डिक्लेयर किया कि वो एक न्यूक्लियर स्टेट है, लेकिन साउथ कोरिया ने ऐसा कुछ नहीं किया। ये दोनों भी, जिस तरह पाकिस्तान इंडिया के बॉर्डर्स मिलते हैं और एक राइवल्स हैं दोनों आपस में, इस तरह नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की भी कुछ ऐसी हिस्ट्री है, इनके बॉर्डर्स मिलते हैं और ये भी आपस में राइवल्स हैं। लेकिन साउथ कोरिया ने ऐसा कुछ नहीं किया। तो जो न्यू रियलिज़म वाले थे उनका मानना था कि ऐसी अप्रोच हो जो कि यूनिवर्सल स्टडी करे। ठीक है, अब पाकिस्तान इंडिया वाली बात तो समझ आ गई, उन दोनों ने अपनी मिलिट्री पावर इंक्रीज़ कर ली, लेकिन साउथ कोरिया के केस में ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए दो और पॉइंट्स ये थे स्ट्रक्चर रियलिज्म में न्यू रियलिज्म वालों ने, उन्हें अभी हम डिस्कस करते हैं। पहला था जी कंसेप्शन ऑफ पावर, और ये इसी चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए कि स्ट्रक्चर बेस्ड स्टडी कैसे करनी है या फिर यूनिवर्सल बेस्ड स्टडी कैसे करनी है। तो कंसेप्शन ऑफ पावर का इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था। जो रियलिज्म वाले थे वो कहते थे ओनली मिलिट्री पावर, यानी सिर्फ फोकस करो मिलिट्री पावर पे। अब आप लोगों ने पढ़ा है कि नेशनल पावर में बहुत सी चीज़ें होती हैं, मिलिट्री पावर। तो रियलिज्म के अगेंस्ट जो न्यू रियलिज्म वाले थे उनका मानना था जो पावर होती है वो सम टोटल ऑफ ऑल द कैपेबिलिटीज़ होती हैं, जिसमें आपकी मिलिट्री भी आती है, आपकी पॉपुलेशन भी आती है, आपके रिसोर्सेज भी आते हैं, टेक्नोलॉजी भी आते हैं, एट्सेट्रा। ठीक है, ये न्यू रियलिज्म वालों का मानना था। इनका ये कहते थे कि पावर डजेंट मीन कि आपने सिर्फ मिलिट्री पावर को इंक्रीज़ करना है, नहीं, आपने इन सब पावर्स को इंक्रीज़ करना है।
फिर जो दूसरा पॉइंट था वो था कॉन्सेप्शन ऑफ एनार्की। जो रियलिज्म वाले थे वो कहते थे कि इंटरनेशनल सिस्टम एक अनार्की है, एक डिसऑर्डर है, इंस्टेबिलिटी है, क्योंकि एब्सेंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट है। और अगर जंगों से बचना है तो स्टेट को चाहिए अपनी मिलिट्री पावर को इंक्रीज़ करें, तो ऑटोमेटिकली जंगों से बच जाएंगे और पीस आ जाएगा। तो ये रियलिज्म का मानना था, एनार्की इन द कंडीशन ऑफ सिस्टम। अब जो न्यू रियलिज्म है वो क्या कहते हैं कि अगर मिलिट्री पावर को इंक्रीज़ किया जाएगा, हर स्टेट अपनी मिलिट्री पावर इंक्रीज़ करेगी, तो अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे ये चीज़ आपको जंग की तरफ ही लेके जाएगी। जाहिर सी बात है, जो इतनी फ़ौज होगा, इतना असला होगा, उसका कुछ ना कुछ तो करना ही है ना। तो कुछ तो ऐसा होगा कि एंड पे वॉर लाजमी होगी। ये न्यू रियलिज्म वालों का मानना था। तो ये हमने देखा कि जो फर्स्ट डायमेंशन है या फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट है न्यू रियलिज्म वालों का, उसमें क्या चीज़ थी। उन लोगों ने यूनिट और स्ट्रक्चर बेस के बारे में बताया था कि रियलिज्म जो है वो यूनिट बेस्ड स्टडी है, जबकि स्ट्रक्चर बेस्ड स्टडी होनी चाहिए, यूनिवर्सल स्टडी होनी चाहिए। उसमें नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की एग्जांपल लेते हुए उन्होंने कॉन्सेप्शन ऑफ पावर दी थी, फिर जो एनार्की का कॉन्सेप्ट था उसके बारे में बात की थी। अब हम देखते हैं मॉडर्न रियलिज्म, जो सेकंड स्कूल ऑफ थॉट है, वो क्या कहते हैं। अच्छा, जो मॉडर्न रियलिज्म वाले हैं ये काफ़ी हद तक लिंक करते हैं स्ट्रक्चर रियलिज्म के साथ। जोसेफ ग्रीको, इनके अकॉर्डिंगली स्टेट हैज़ टू टाइप ऑफ गोल। एक रियासत के दो किस्म के गोल होते हैं, एब्सोलूट गेन एंड रिलेटिव गेन। रिलेटिव गेन से मतलब है कि एक स्टेट का जो गोल है वो ये है कि उसने अपनी पावर हद से ज़्यादा इम्प्रूव करनी है या इंक्रीज़ करनी है। और जबकि रिलेटिव गेन का मतलब है कि एक स्टेट का गोल ये है कि उसने बाकी स्टेट्स की निस्बत अपनी पावर इंक्रीज़ करनी है। और जो एब्सोलूट गेन है वो कभी भी अचीव नहीं किया जा सकता। वो इसलिए क्योंकि हद से ज़्यादा पावर कभी भी अचीव नहीं की जा सकती। तो क्या होगा, बेसिकली एक स्टेट जब अपनी पावर इंक्रीज़ करती है या फिर अपनी मिलिट्री को इंक्रीज़ करती है, तो डेफिनेटली एट द सेम टाइम दूसरी स्टेट भी उसके अगेंस्ट अपनी मिलिट्री इंक्रीज़ करेगी। तो यहाँ पे अब लिखा हुआ है व्हेन वन स्टेट इंक्रीज आर्मी, अदर्स स्टेट विल आल्सो इंक्रीज। ठीक है, यही बात मैंने अभी आपको बताई है। तो जब एक स्टेट आर्मी इंक्रीज करेगी, दूसरी स्टेट भी इंक्रीज करेगी, तो अल्टीमेटली एक पॉइंट ऐसा आएगा कि दोनों स्टेट आपस में वॉर करेंगी। तो ये मॉडर्न रियलिज्म की अप्रोच थी। अब आपने स्ट्रक्चर रियलिज्म में भी देखा, वो लोग भी यही कहते थे, जब स्टेट्स मिलिट्री पावर इंक्रीज़ करती हैं तो सारी स्टेट अपनी मिलिट्री पावर इंक्रीज़ करने पे लग जाती हैं, तो अल्टीमेटली वॉर उसका नतीजा होता है। अब हम जो हमारा थर्ड स्कूल ऑफ थॉट है सिक्योरिटी स्टडी, उसे डिस्कस करते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन में जो न्यू रियलिज्म की एक प्रैक्टिकल अप्रोच समझा जाता है वो है सिक्योरिटी स्टडीज़। अब 1991 में यूएसएसआर का कोलैप्स हुआ। उसके बाद आपको मैंने बताया था बैलेंस ऑफ पावर में यूनिपोलैरिटी का सिस्टम स्टार्ट हो गया, वर्ल्ड ऑर्डर आ गया। यूएसए वाहिद सुपर पावर थी दुनिया में। लेकिन 2001 में जो 9/11 का वाक़या हुआ था, उस वाक़ये के बाद दुनिया जो थी वो मल्टीपोलैरिटी की तरफ चली गई। दुनिया को इससे पहले लगता था कि सिर्फ अमेरिका ही सुपर पावर है, लेकिन दुनिया ने ये चीज़ खुद विटनेस की कि अमेरिका को भी 9/11 बेसिकली एक शिकस्त थी। और वो क्यों शिकस्त थी, क्योंकि अमेरिका सुपर पावर बनने के बाद उसने जो अपना फोकस किया ज़्यादा जेंडर इक्वालिटी पे किया, डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए किया, एजुकेशन पे फोकस किया, लेकिन उसने अपना सिक्योरिटी स्टडीज़ पे फोकस करना कम कर दिया, क्योंकि उसे लगता था कि बस यूएसएसआर टूट गया, अब दुनिया में सिर्फ अमेरिका ही है। और जो 9/11 का जो इशू था या इवेंट था, उससे पहले यूएसए वॉज ऑफ द व्यू दैट वी आर इन एब्सोलूट गेन एंड नो वन कैन चैलेंज अस, कि हम लोगों ने एब्सोलूट गेन हासिल कर लिया है, मतलब हद से ज़्यादा पावर हासिल कर ली है और कोई दुनिया की ताकत हमें चैलेंज नहीं कर सकती। लेकिन वो क्या था, वो एब्सोलूट गेन नहीं था, वो बेसिकली रिलेटिव गेन था। मतलब ये कि यूएसए को किस 1991 के बाद जब सुपर पावर था, यूनिपोलैरिटी थी, तो उसके साथ साथ दुनिया की बाकी जो स्टेट्स थी उन्होंने अपनी मिलिट्री पावर को इंक्रीज़ किया। तो जो रियलिज़म है, इन शॉर्ट न्यू रियलिज़म है, उनका मानना है कि अडॉप्ट करो कोई स्मार्ट अप्रोच।
क्योंकि अगर एक स्टेट अपनी मिलिट्री इंक्रीज़ करेगी तो डेफिनेटली बाकी स्टेट्स भी इंक्रीज़ करेगी, तो अल्टीमेटली क्या इसका रिज़ल्ट होगा कि दुनिया जंग की तरफ चली जाएगी। तो ये लोग कहते थे न्यू लिबरलिज्म वाले, सॉरी न्यू रियलिज्म वाले, कि आप लोग कोई स्मार्ट अप्रोच अडॉप्ट करो। पावर इज़ नॉट जस्ट अबाउट द मिलिट्री पावर, पावर में और भी बहुत सी चीज़ें आती हैं। आप सबको इम्प्रूव करो, अपनी सिक्योरिटी स्टडीज़ पे भी फोकस करो, अपनी एजुकेशन पे फोकस करो, जेंडर इक्वालिटी पे फोकस करो, डेमोक्रेसी को प्रमोट करो, अगर आप चाहते हो दुनिया जंग से बचे। तो ये मानना था न्यू रियलिज्म वालों का। तो इस टॉपिक को कंक्लूड करते हैं। इसे कंक्लूजन में आप ये बता सकते हो कि रिलेटिव गेन जब भी होगा, मतलब ये कि अगर एक स्टेट मिलिट्री पावर इंक्रीज़ करेगी उसके मुकाबले में डेफिनेटली बाकी स्टेट्स भी अपनी पावर इंक्रीज़ करेंगी, तो अल्टीमेटली दुनिया जंग की तरफ जाएगी। और जो पावर है अकॉर्डिंग टू रियलिज्म वो सिर्फ मिलिट्री पावर है, लेकिन न्यू रियलिज्म वाले कहते हैं कि पावर जो है सम टोटल ऑफ ऑल द कैपेबिलिटीज़, जिसमें मिलिट्री पावर के साथ आपके बाकी पावर्स भी आती हैं, टेक्नोलॉजी भी आती है, आपकी पॉपुलेशन भी आती है, आपकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ भी आती है, आपके रिसोर्सेज भी आते हैं, और बाकी जितनी पावर्स आप लोगों ने डिस्कस की थी वो सब आती हैं। और न्यू रियलिज्म वाले कहते थे जंग से बचने के लिए स्मार्ट अप्रोच को अडॉप्ट करना चाहिए। ठीक है, स्मार्ट अप्रोच यही है कि आपने अपनी सिक्योरिटी पे भी फोकस करना है। इट्स ओके, रियलिज्म वाले कहते थे कि मिलिट्री पावर इंक्रीज़ करो ताकि सर्वाइवल और सिक्योरिटी हो सके। तो ये एक स्मार्ट अप्रोच का एक कंपोनेंट है। ठीक है, साथ में वो न्यू रियलिज्म वाले थे वो जेंडर इक्वालिटी की बात करते थे, डेमोक्रेसी से रिलेटेड कहते थे, पॉवर्टी रिडक्शन की बात करते थे, फिर वो वुमेन राइट्स की बात करते थे, एजुकेशन के हवाले से बात करते थे, हेल्थ फैसिलिटीज़ के हवाले से बात करते थे। वो कहते थे इन सब चीज़ों पे फोकस करो, ये तो अल्टीमेटली आपकी जो दुनिया है वो जंगों से बच जाएगी। तो ये था हमारा थेरी थी न्यू रियलिज्म। अब हम नेक्स्ट थेरी डिस्कस करते हैं, न्यू लिबरलिज्म। जिस तरह मैंने आपको पिछली थेरी थी न्यू रियलिज्म, उसे उसका कंपैरिजन के लिए मैंने बोला था आप समझ लें कि रियलिज्म की एक एडवांस वर्जन है। तो इसी तरह जो न्यू लिबरलिज्म है, ये इसे आप ऐसे समझ लो कि ये लिबरलिज्म की थोड़ी एडवांस वर्जन है। तो चलिए इसे हम डिस्कस करते हैं। रीस्टेटमेंट ऑफ क्लासिकल लिबरलिज्म प्लस समथिंग एल्स। क्लासिकल लिबरलिज्म से मुराद जो हम लोगों ने लिबरलिज्म थेरी पढ़ी थी उसकी ये रीस्टेटमेंट है, मतलब मोरल लेस वो काफ़ी हद तक लिबरलिज्म से ये थेरी मिलती है, प्लस समथिंग एल्स, और इसमें कुछ एक एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें हैं। तो वो हम देखते हैं। अच्छा, लिबरलिज्म वाले थे वो पीस की बात करते थे, वो इंसान की उन्होंने एक अच्छी नेचर को डिस्कस किया और कहा था कि एट एनी कॉस्ट आपने पीस को मेंटेन करना है, पीस को प्रोमोट करना है। जो न्यू लिबरलिज्म वाले थे इनका मेजर फोकस था टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल, मतलब इनका ज़्यादा फोकस था सोशल फैक्टर ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के जो सोशल फैक्टर हैं उस पर फोकस था, जिसमें आपका ये था कि जो लोग हैं उनकी ज़िंदगियों को इम्प्रूव करो, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करो, उनके लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करो। वार हो गया, पीस हो गया, इन्होंने कहा था इसका कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ क्या है, फोकस करो लिविंग स्टैंडर्ड पे, लोगों की ज़िंदगियों को इम्प्रूव करो। फीचर्स ऑफ लिबरलिज्म में आप देखोगे कि कौन कौन से मेन पॉइंट्स हैं जिससे आप लोग, सॉरी यहाँ पे न्यू लिबरलिज्म है, इसे मैं सेट कर देता हूँ। ओके, ये ठीक हो गया, फीचर्स ऑफ न्यू लिबरलिज्म। यहाँ पर हमने न्यू लिबरलिज्म की थ्योरी को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है ताकि हम अच्छे तरीके से इसे समझ सकें। पहला है जी कमर्शियल लिबरलिज्म। कमर्शियल लिबरलिज्म रिलेट करता है ट्रेड के साथ। जो हमने लिबरलिज्म में पढ़ा था कि फ्री ट्रेड होनी चाहिए, जितने भी ट्रेड बैरियर्स हैं जिसमें टैरिफ है, कोटा सिस्टम है आपके, इसके अलावा जो नॉन ट्रेड बैरियर्स आ जाते हैं, तो ये सब ख़त्म हो जाने चाहिए, और दुनिया में फ्री ट्रेड होनी चाहिए, रियासत आपस में फ्री ट्रेड करें। तो अगर देखा जाए ये बात लिबरलिज्म वाले भी कहते थे और न्यू लिबरलिज्म वाले भी यही कहते हैं, तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं है इस यहाँ पे इन दोनों थीरी का। प्रोमोट ट्रेड टू इंक्रीज पीस एंड ट्रेड पैटर्न शुड बी यूनाइट, सेम एज लिबरलिज्म। सेकंड पॉइंट है डेमोक्रेसी। जो लिबरलिज्म वाले थे वो कहते थे डेमोक्रेसी को प्रोमोट करो, इंट्रोड्यूस करो वहाँ पे जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, तो ऑटोमेटिकली दुनिया जो है पीस की तरफ चली जाएगी। अब ये लोग भी कहते हैं डेमोक्रेसी को
इंट्रोड्यूस करो, उसे प्रोमोट करो। और जब डेमोक्रेसी प्रोमोट होती है तो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव हो जाता है, क्योंकि डेमोक्रेसी में लोगों के रिप्रेजेंटेटिव ही उन लोगों के लिए कानून साजी करते हैं। और जो एक जनरल परसेप्शन है डेमोक्रेसी का, अगर हम इसे पॉजिटिव वे में देखें, तो जब लोगों के नुमाइंदे ही उनके लिए कानून साजी करेंगे तो इसका मतलब है कि लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव होगा, क्योंकि उन नुमाइंदों को पता है लोगों के इश्यूज़ क्या हैं, कहाँ किन किन इश्यूज़ पे या किन किन एरियाज़ पे कानून साजी करनी है। ठीक है, तो इन्होंने थोड़ा सा इस एस्पेक्ट में डेमोक्रेसी की बात की थी, लेकिन मोर और लेस इन्होंने यही कहा था कि डेमोक्रेसी को इंट्रोड्यूस करो। और ये बात लिबरलिज्म वालों ने कही थी, तो फिर आप कह सकते हो कि यहाँ ये वाला पॉइंट भी लिबरलिज्म से लिंक करता है। तीसरा पॉइंट, लिबरल इंस्टीट्यूशन। जो लिबरलिज्म थ्योरी थी उनका मानना था कि एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन बनाओ जो पीस को प्रमोट करे। और वहाँ पे हमने जो एक रियल लाइफ की एग्जांपल दी थी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की, जो जिसका पर्पज़ ही है कि पीस प्रमोट करना है पूरी दुनिया में। लेकिन जो यहाँ पे न्यू लिबरलिज्म वाले हैं उनका मानना है कि मोर एंड मोर इंस्टीट्यूशंस टू प्रमोट पीस, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे इंस्टीट्यूशंस बनाओ, ऐसे इदारे बनाओ इंटरनेशनल लेवल पे जो पीस को प्रमोट करें। अब यहाँ पे मैंने NEW वाला न्यू यूज़ किया है। ये मैं आपको बता दूं, जो NEO वाला न्यू है ये ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब भी NEU वाला NEW वाला न्यू ही होता है। सो आप NEW वाला भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेटर आप यहाँ पे NEO वाला यूज़ कर लें। तो इसे कंक्लूड करेंगे, इनके मुताबिक भी स्टेट एक की एक्टर है। ठीक है, एक स्टेट का एक अहम रोल है, लेकिन ये थेरी बिलीव करती है ज़्यादा मोर बिलीव इन सोशल फैक्टर ऑफ द सोसाइटी। मतलब कि सोसाइटी के सोशल फैक्टर पे ये लोग ज़्यादा बिलीव करते हैं। इससे आप ऐसे कहो कि लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड, लोगों की ज़िंदगियों को इम्प्रूव करना है। जब लोगों की ज़िंदगियाँ इम्प्रूव होंगी तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे सब पीस की तमन्ना करेंगे, पीस की ख्वाहिश करेंगे कि हमने पीस को प्रमोट करना है। तो दुनिया जंगों से, दुनिया ऐसी चीज़ों से बच जाएगी। तो यहाँ पे इस लेक्चर को मैं वाइंड अप करता हूँ।